गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 14 की। लेसन नंबर 14 बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी की जो बात थी वो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और इसके अलावा हमने बात की थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की, संक्षिप्त इतिहास की, जिसमें मैंने आपको एक सारणी जो है वो बताई थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियाँ। जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियाँ। जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियाँ। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियों की बात करते हैं तो बहुत सारी युक्तियाँ हैं। क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी युक्तियों में अगर हम बात करें तो पादप उत्तक संवर्धन है, पादप व जंतु उत्तक संवर्धन, पादप व जंतु उत्तक संवर्धन, पादप एवं जंतु उत्तक संवर्धन, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, हम इनकी बात करेंगे इस पूरी यूनिट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें पादप आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, पादप आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जंतु आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जंतु आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एकल कलोनी प्रतिरक्षी उत्पादन, एकल कलोनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। इसके अलावा जंतुओं में भ्रूण हस्तांतरण, जैसे आपने पर्कनली शिशु सुना होगा, हस्तांतरण। इसके अलावा डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी ETC। देखिए, हमने बहुत सारी बातें की हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की बात लगभग हमने की है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, इनकी बात करेंगे। प्लांट आनुवांशिकी अभियांत्रिकी और जंतु आनुवांशिकी अभियांत्रिकी अर्थात प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा एकल कॉलोनी प्रतिरक्षा उत्पादन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक आएगा आपके आगे चैप्टर में, ठीक है ना। इसको रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक बोलते हैं। जंतुओं में भ्रूण हस्तांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल, डीएनए जो है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सब की बात हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो ये कुछ तकनीक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें आगे नए टॉपिक की तो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के 2 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र हैं। एक नंबर अगर हम बात करें तो वो है परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। कौन सा है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है,
एक तो हो गया परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जैविक नियंत्रण आता है। क्या आता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित जो भी बायोटेक्नोलॉजी है वो आता है, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। जैविक नियंत्रण, खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी है, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की तो इसके अंदर पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एकल कॉलोनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तकनीक। इसके अलावा आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो आपका अगला चैप्टर रहेगा वो सब इसके अंदर आते हैं। आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपका 15वां चैप्टर है, अभियांत्रिकी, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जैविक नियंत्रण, खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्योगज डीएनए, एकल कॉलोनी प्रतिरक्षी तकनीक और आनुवांशिक अभियांत्रिक है वो आते हैं। ये जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक होती है ये आपको बता देता हूँ जटिल होती है। क्या होती है? जटिल होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली होती है। किससे खर्चीली होती है? इस परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी से क्या होती है? अधिक खर्चीली भी होती है। अधिक क्या होती है? खर्चीली भी होती है। हम कुछ आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की बात इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें आज जो हम बात करेंगे वो है आपके जैव संवेदक। आज किसकी बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे जैव संवेदक। इंग्लिश में बोलते हैं बायोसेंसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोसेंसर बोला जाता है, जैव संवेदक बोला जाता है, बायोसेंसर। देखिए जैव संवेदक क्या होते हैं, सबसे पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से इनको समझना क्या होते हैं आपको बताता हूँ। जैव संवेदक जो होते हैं ये जो जैविक पदार्थ हैं उनके व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? जैविक पदार्थों के व्युत्पन्न होते हैं। अर्थात फिर मतलब ये आता है कि जैविक पदार्थ कौन से होते हैं। तो जैविक पदार्थों की बात करें तो उत्तक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, इसके अलावा कोशिकांग है, इसके अलावा कोशिका ग्राही है, इसके अलावा एंजाइम है, इसके अलावा प्रतिरक्षी हैं। ये सब जैविक पदार्थ होते हैं। प्रतिरक्षी हैं, न्यूक्लिक अम्ल है, ये क्या होते हैं? सब जैविक पदार्थ होते हैं। इनका व्युत्पन्न ही क्या कहलाता है? बायोसेंसर कहलाता है। समझ में आई बात कि जैविक पदार्थों के व्युत्पन्न को जैव संवेदक या बायोसेंसर कहते हैं। जैसे उत्तक, सूक्ष्म जीव, कोशिकांग, कोशिका ग्राही, एंजाइम आदि जैविक पदार्थों के सम्मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? जैव संवेदक कहा जाता है। ये क्या काम क्या करते हैं? इनके अगर कार्य की बात करते हैं तो जैव संवेदक जो होते हैं वो रासायनिक एवं ग्रहण संवेदनाओं को जो रासायनिक एक्टिविटी हैं और जो ग्रहण संवेदनाएं हैं उनको ये विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? विद्युत संकेतों के अंदर चेंज कर देते हैं। किसके अंदर चेंज कर देते हैं? विद्युत संकेतों के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, तो जैसे एक सामान्य अगर हम उदाहरण की बात करें तो रक्त ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये एक संवेदक है, जैव संवेदक है। क्या है? बायोसेंसर है, ठीक है। अब ये किस प्रकार रासायनिक व ग्रहण संवेदनाओं को विद्युत केंद्र, क्यों जैविक का मतलब क्या होता है? जिसका में जीव का कोई भी पदार्थ शामिल होता है। रक्त क्या है? रक्त और ग्लूकोज जीव से ही प्राप्त होते हैं, तो ये जैव संवेदक है, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा
जो रक्त ग्लूकोज है ना, रक्त के अंदर ग्लूकोज होती है उसका अपघटन कर देता है। और अपघटन किसकी उपस्थिति में करेगा? ग्लूकोज ऑक्सीडेज की उपस्थिति में। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में इस रक्त और ग्लूकोज का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। ये कौन सा बायोसेंसर? रक्त ग्लूकोज बायोसेंसर। तो ये एक उदाहरण था बायोसेंसर का। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके उपयोगों की बात करते हैं, अनुप्रयोगों की अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा और क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं इसके, प्यारे बच्चों अनुप्रयोग आप सुन सकते हो। एक तो मधुमेह रोगियाँ। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है भाई? शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जिसे हम शुगर बोलते हैं। तो मधुमेह रोगियों के अंदर ग्लूकोज का पता लगाने के लिए इसका काम में लिया जाता है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करने के लिए। वह बहुत सारे अन्य जो हॉस्पिटल के अंदर जो हैं जांचें करने के लिए काम में लिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर बात करें, पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पेस्टिसाइड व नदी के जल में जो प्रदूषक होते हैं उनका पता लगाया जाता है। प्रदूषकों का क्या लगाया जाता है? पता जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा जैव आतंकवाद, मतलब जीवों का जो आतंक होता है उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। प्रोटीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रोटीन अभियांत्रिकी, प्रोटीन अभियांत्रिकी, प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रोग कारकों की पहचान के लिए भी इसका, जो डिजीज फैक्टर्स होते हैं उनकी पहचान के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। रोग कारकों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ अनुप्रयोग थे जैव संवेदक के। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जैव संवेदक के दो उपयोग लिखिए, या फिर जैव संवेदक किसे कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं जैव संवेदक के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर तो देखिए क्या होते हैं, कार्य और प्रकृति के आधार पर अगर हम लोग बात करें, कार्य एवं प्रकृति के आधार पर अगर हम लोग बात करें, प्रकृति के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जैव संवेदक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो होता है फ्लोरोसेंट ग्लूकोज बायोसेंसर। दूसरा अगर हम बात करें तो डीएनए जैव संवेदक। तीसरा बात करें तो ओजोन जैव संवेदक। चौथा बात करें तो सूक्ष्म जीव जैव संवेदक। इसके अलावा मेटास्टेटिक कैंसर कोशिका, मेटास्टेटिक कैंसर ट्यूबर जिसे बोलते हैं, कोशिका संवेदक। इसके अलावा अगर बात करें तो नैनो संवेदक। ये सब क्या हैं? जैव संवेदक के प्रकार हैं। अगर इनके आपके नाम दिए हुए हैं, जो डीएनए संवेदक डीएनए की पहचान के लिए काम आता है, ओजोन की जांच के लिए, सूक्ष्म जीव का अध्ययन के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जैव संवेदक पाए जाते हैं। अर्थात जैव संवेदक क्या हैं? ऐसे जैविक पदार्थ या ऐसे जैविक पदार्थों का मिश्रण जो रासायनिक एवं ग्रहण संवेदनाओं को किसमें चेंज कर देते हैं? विद्युत संकेतों के अंदर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। कल जो हम बात करेंगे बायोचिप्स की, कल किसकी बात करेंगे? बायोचिप्स या जैविक चिप्स आप इसे बोल सकते हो। आज के लिए